मैं आपको लेकर चलता हूं 3 साइंसदानों की तरफ जिन्हें 2022 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनका काम 1972 में पब्लिश हुआ था और यहाँ पर आप इन तीनों साइंसदानों की तस्वीर देख रहे हैं, जिनमें एलन एस्पेक्ट हैं, जॉन क्लॉजर हैं। जॉन क्लॉजर बहुत बड़े साइंसदान हैं और उन्होंने मेजर काम किया, जबकि बाकी साइंसदानों ने उनके काम में कुछ इंप्रूवमेंट्स की। और इसके साथ हमारे पास एंटोन जेलेंगर हैं। इन्होंने जो नोबेल प्राइज विन किया उसकी एक स्टेटमेंट, सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ये है कि यूनिवर्स इज नॉट लोकली रियल। हमारी यूनिवर्स लोकली रियल नहीं है। अब ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आइंस्टाइन की थ्योरीज को गलत साबित करता है, सारी थ्योरीज को नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को गलत साबित करता है जिस पर आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिबेट की। आइंस्टाइन का हमेशा ये कहना था कि क्वांटम मैकेनिक्स पर उनको शुबा है कि ये मुकम्मल नहीं है, और आज क्वांटम मैकेनिक्स ने आइंस्टाइन को बता दिया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर बढ़ा रही है और आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज को गलत साबित कर रही है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा लोकलाइजेशन। लोकल क्या चीज़ होती है साइंस की ज़ुबान में, फिजिक्स की ज़ुबान में। वैसे तो लोकलाइजेशन पर बहुत से फिलोसफर्स ने काम किया है और इस पर बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन देना चाहता हूँ जिसे कहा जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट डज नॉट मूव फास्टर देन द लाइट। और आप अगर इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में देखना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को उसकी लोकल एनवायरनमेंट मुतासिर करती है, उसका इफेक्ट उसकी लोकल एनवायरनमेंट से है। तो अगर ये दिमाग यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मैं इसकी लोकल एनवायरनमेंट में हूँ और मैं इसकी स्पिन को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। मसलन आप एक स्विच को लें जो कि हमारी गैलेक्सी में है, और वो स्विच कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से एक बल्ब से जो कि किसी और गैलेक्सी में है। और अगर मैं उस स्विच को ऑन ऑफ करता हूं और उसी वक्त, उसी लम्हे दूसरी गैलेक्सी में बल्ब भी ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वायलेशन है आइंस्टाइन की स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट से। क्योंकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा सकती। तो इंस्टेंटेनियसली इतना ज़्यादा सफ़र, मिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र कैसे इंफॉर्मेशन तय कर सकती है? तो यहाँ पर हमें डिलेस मिलेंगे। लेकिन अब हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं जिसे रियलनेस कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डिबेट हुई इस वर्ड पर भी कि क्या चीज़ रियल है। फिलोसफर्स ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, लेकिन अब हम साइंस की नज़र से रियलिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 19वीं सदी में रियलिज्म पर 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स बने। एक वो थे जिनको आइंस्टाइन लीड कर रहे थे, जो कि डिटर्मिनिस्टिक रियलिज्म की बात करते थे, जबकि दूसरे स्कूल को नील बोहर लीड कर रहे थे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लोगों को लेकर जा रहे थे। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, मसलन ज़मीन, सूरज, सितारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि डिफाइंड किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। इनको आप मेजर करें या ना करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही रहेंगी। इस दिमाग को मैं देखूं या ना देखूं, इसका रंग सफ़ेद ही रहेगा। एक गाड़ी जंगल में है तो वो नीला रंग रखती है, लेकिन अगर हम उसे जाकर देखें भी तो उसका रंग नीला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब देखें तो ये दिमाग सफ़ेद रंग का हो और जब हम दूसरी तरफ मुँह करें तो इस दिमाग का रंग लाल हो जाए। आइंस्टाइन का ये मानना था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था वो ये कह रहा था कि अगर आप बहुत छोटे लेवल पर चले जाते हैं तो चीज़ें एंटी रियलिस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये एंटी रियलिस्ट ब्लॉक था। इसमें नील बोहर सबसे आगे थे और वो ये कहते थे कि अगर आप एक सिक्के को, कॉइन को उछालते हैं तो इस वक्त वो किस स्टेट में, क्या उस पर चांद आएगा या तारा आएगा? इस वक्त चांद और तारा दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जब वो हवा में है बराबर है, लेकिन जब वो ज़मीन पर गिरेगा और आप मेजरमेंट लेंगे तो तब आप बता सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि चांद आ गया। वरना आपके पास रैंडमनेस ही होती है जब वो ऊपर उछाला गया होता है। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक उस वक्त बनता है जब आप उसकी मेजरमेंट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी है उसकी आउटकम की या उसकी पॉसिबल स्टेट्स की, उसे वेव फंक्शन में डिफाइन किया जाता है। हमें मालूम है कि नील बोहर के बाद एर्विन श्रोडिंगर आए और हाइजेनबर्ग आए, बहुत से ऐसे साइंसदान आए जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। यही एक्सपेरिमेंट एर्विन श्रोडिंगर ने भी किया। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक बिल्ली बंद थी
एक डब्बे में, और उस डब्बे में एक मैकेनिज्म था जो कि बिल्ली को मार सकता था, रेडियो एक्टिव मैकेनिज्म था। अब क्या बिल्ली डब्बे में जिंदा है या मरी हुई है, आपको ये अंदाज़ा बाहर से लगाना है। ना तो डब्बे से कोई आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आइसोलेटेड डब्बा है, और ना ही आपको किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस वक्त आपके नज़दीक बिल्ली जिंदा है कि मर गई? आपके नज़दीक बिल्ली की दोनों स्टेट्स मौजूद हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, दोनों सुपर पोजिशन में हैं। आपके ख्याल में बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है, लेकिन इसको जांचने के लिए आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है और आपको डब्बा खोलने की ज़रूरत है। और जब आपने डब्बा खोला तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स किया, अब वो ज़िंदा है, तो आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी 1 के साथ ज़िंदा है। और अगर वो मर चुकी है तो आपको पता है कि अब ये प्रोबेबिलिटी 1 के साथ मुर्दा है। आइंस्टाइन को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। उन्होंने एक बहुत मशहूर पेपर 1935 में लिखा जिसे EPR पेपर कहा जाता है, और इस पर बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन रेज किए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई बयान की जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से मुताबिकत नहीं रखती थी या उसमें नक्स निकालती थी। उनका यह ख्याल था कि क्वांटम मैकेनिक्स ठीक तो है, लेकिन अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और उन्हें जो सबसे ज़्यादा फिनोमेना तंग करता था वो इंटेंगलमेंट का था। आइंस्टाइन को इंटेंगलमेंट हजम नहीं होती थी। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें और आपको एक चीज़, एक गेंद रोल होती हुई नजर आए, तो आप समझ जाएंगे कि इस पर किसी किस्म की फोर्स लगाई गई। चीज़ें फोर्स की वजह से स्पिन करती हैं, चीज़ें फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करती हैं और रोटेट करती हैं। तो फोर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब हम छोटे लेवल पर जाते हैं, जब हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं, जब हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ और फिनोमेना देखने को मिलता है। मेरे पास एक छोटा सा बॉल है और इस बॉल से हमें 2 बॉल मिलेंगे। अब इस बॉल को हमने रेस्ट पर रखा हुआ था, यानी इसमें किसी किस्म की ना तो स्पिन थी ना मोशन था। तो जब 2 बॉल मिलेंगे और एक बॉल राइट साइड की तरफ जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हमने टोटल मोमेंटम को सिस्टम के कंजर्व रखना है। कंजर्वेशन लॉ हमारे आड़े आ रहा है। तो आपके पास जो भी एक बॉल से 2 बॉल्स बनी, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, तो एक राइट साइड की तरफ जाएगी तो दूसरी ला महल्ला लेफ्ट साइड पर जाएगी। ये उनका नेचुरल बिहेवियर होगा। या एक अगर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है, स्पिन करना शुरू कर देती है, तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगी ताकि वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखें उस सिस्टम में। लेकिन अगर दोनों बॉल्स जो कि एक बॉल से आई हैं और वो बॉल बिल्कुल साकिन थी, दोनों बॉल क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दें, तो अब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहा। तो आपका क्या ख्याल होगा? आप ये समझेंगे कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई, किसी न किसी फोर्स ने इस पर एक्ट किया है और इस वजह से ये दोनों बॉलों की स्पिन एक जैसी है, इनकी मूवमेंट एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में 2 पार्टिकल्स को इंटेंगल करते हैं, उनका आपस में रिश्ता जोड़ते हैं और फिर हम उनको दूर लेके चले जाएं, चाहे मैं उनको इस टेबल के फासले पर रख दूं या 2 गैलेक्सीज में ले जाऊं, तो अब एक पार्टिकल की मेजरमेंट लेने से हमें दूसरे पार्टिकल की मेजरमेंट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में पता चल जाएगा। मसलन यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैंने जैसे ही उसकी मेजरमेंट दी तो मुझे पता चल जाएगा कि दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर जब मेजरमेंट किसी और वक्त लेता तो यहाँ पर जो पार्टिकल था वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ जाता मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोबेबिलिस्टिक चांस है। तो दूसरा पार्टिकल फिर क्लॉकवाइज घूमता, तो इस पार्टिकल की मेजरमेंट लेकर जो पार्टिकल मिलियंस ऑफ ईयर्स हमसे दूर है, हम उसके बारे में जान सकते थे, जिस पर आइंस्टाइन को शदीद किस्म की परेशानी थी, क्योंकि ये वायलेशन थी लोकेलिटी की, कि वो पार्टिकल बहुत दूर है और हम एक बहुत दूर की चीज़ से उस पार्टिकल की पैरामीटर को, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से तो कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, तो फिर यहाँ से वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे इंस्टेंटेनियसली मूव कर जाती है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे इसको मेजर करके पता चल जाती है, इस पर आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा खदशात थे। आइंस्टाइन का ये कहना था कि ये पार्टिकल जब इकट्ठे थे तो उसी वक्त इन्होंने अपना माइंड सेट बना लिया था, अपना माइंड बना लिया था, ये नॉन टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि एक पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा।
जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि ये पार्टिकल जिसको हमने मेजर नहीं किया, इसमें दोनों किस्म की स्पिन मौजूद है, लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे तो अगर वो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो इसका वेव फंक्शन कोलैप्स करेगा और हमें पता लग जाएगा, हमने क्योंकि मेजरमेंट ले ली, और उसके साथ दूसरा वेव फंक्शन भी कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि हम उसके बारे में भी अब सब कुछ जानते हैं। तो वायलेशन ऑफ लोकेलिटी, तो फिर ठीक कौन था? आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि वो जो वेरिएबल्स थे वो हिडन वेरिएबल्स थे। जब ये इकट्ठे होते हैं और अपना माइंडसेट बनाते हैं तो उस वक्त जब हम इनको दूर करते हैं तो इनके दरमियान जो राब्ता होता है वो हिडन वेरिएबल से होता है और वो हिडन वेरिएबल आइंस्टाइन बयान ना कर सके। तो अब हमारे पास एक तरफ वेव फंक्शन है और दूसरी तरफ है हिडन वेरिएबल्स। इनके बीच में मुकाबला हो रहा है और हमें एक्सपेरिमेंटली इनको टेस्ट करना है कि क्या हिडन वेरिएबल्स ठीक थ्योरी को बयान कर रहे हैं या वेव फंक्शन ठीक थ्योरी को बयान कर रहे हैं। और इसके लिए आते हैं जॉन बेल। 1964 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा, आयरिश फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने हमें थ्योरम्स दिए जिन्हें बेल इनइक्वालिटीज़ या बेल थ्योरम कहा जाता है। सन में ये काम करते थे और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रपोज किए जिनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं जिसके ज़रिए अब हम ये बता सकते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्स लोकली रियल है या हमारी यूनिवर्स लोकली रियल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में हम इंटेंगल्ड फोटॉन्स को लेंगे। तो आपका सवाल ये होगा कि फोटॉन क्या होता है? फोटॉन लाइट का एनर्जी पैकेट होता है। मैं आपको यहाँ पर फोटॉन एक वेव की शक्ल में दिखा रहा हूँ और इसकी मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें से एक है पोलराइजेशन। तो फोटॉन अगर वर्टिकली पोलराइज है, इसका मतलब यह है कि उसकी ऑसिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही, वर्टिकल अलाइंड है। हॉरिजेंटली पोलराइज्ड है तो इसका मतलब है कि उसकी ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के अराउंड जा रही। और मिक्स फोटॉन्स भी होते हैं, यानी वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल पोलराइजेशन के बीच में होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फोटॉन की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। तो इसके आगे फिल्टर लगाया और वो फिल्टर लगाया हमने वर्टिकल का। तो हमारे पास जो फिल्टर है या फिल्म है वो भी वर्टिकली पोलराइज्ड फोटॉन को जाने देती है। इसका काम ये है कि जो भी वर्टिकली पोलराइज्ड फोटॉन होंगे वो वर्टिकली पोलराइज्ड फिल्टर में से गुजर सकते हैं, बाकियों को रोक देगी। और अगर हमारे पास हॉरिजेंटली पोलराइज्ड फिल्टर्स हैं तो वो हॉरिजेंटल फोटॉन्स को, मैं आसानी के लिए हॉरिजेंटल फोटॉन्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पोलराइजेशन बीच में गायब कर रहा हूँ, वो हॉरिजेंटल फोटॉन्स को जाने देंगे। मेरे पास अब दो फिल्टर्स हैं एक एक्सपेरिमेंट में, एक वर्टिकल फिल्टर है और एक हॉरिजेंटल फिल्टर है। वर्टिकल फिल्टर के ऊपर आप देखें एरो आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगा और हॉरिजेंटल फिल्टर पर आपको अपनी तरफ एरो नज़र आएगा। इसके बीच में मुख्तलिफ किस्म के फोटॉन्स गुजर रहे हैं, मिक्स फोटॉन्स भी हैं, वर्टिकल फोटॉन्स भी हैं, हॉरिजेंटल फोटॉन्स भी हैं। तो अब जो पहला फिल्टर होगा वो सिर्फ वर्टिकल फोटॉन्स को आगे जाने देगा और दूसरा फिल्टर उनको भी नहीं आगे जाने देगा क्योंकि उसे तो सिर्फ हॉरिजेंटल फोटॉन्स चाहिए। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो दूसरे फिल्टर की दूसरी साइड पर है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, उसे अंधेरा नज़र आएगा क्योंकि रोशनी गुजर नहीं पा रही। मेरे पास यहाँ पर दो फिल्म्स हैं और आप देखें कि एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल फिल्म को ऊपर रखूँगा और नीचे रखूँगा तो आपको अंधेरा नज़र आएगा। लेकिन इनके बीच में अगर एक तीसरी फिल्म डाली जाए जिसकी पोलराइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो तो आपको रोशनी आती हुई महसूस होगी और आपको अंधेरा कम नज़र आएगा। यही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करते हैं जहाँ पर 45 के पोलराइजेशन एंगल पर एक फिल्म हमने रख दी। हमारे पास वही सिचुएशन दोबारा है, हमारे पास लाइट आ रही है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के फोटॉन्स हैं और वर्टिकल फोटॉन्स गुजरते हैं। वर्टिकल फोटॉन्स जब आगे जाते हैं और वो 45 की पोलराइजेशन से आगे गुजरने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम एक एडिशनल मेजरमेंट ले रहे हैं और हमें ये पता है कि जब हम क्वांटम लेवल पर जाकर एडिशनल या मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चीज़ों की चेंज हो जाती हैं, वो उस स्टेट में नहीं रहते बल्कि और स्टेट में चले जाते हैं। तो जब मैं इन फोटॉन्स की मेजरमेंट लूँगा तो इनकी पोलराइजेशन चेंज हो जाएगी। 45 के फिल्टर से जैसे ये गुजरेंगे इनकी पोलराइजेशन चेंज हो जाएगी। अब कुछ ऐसे फोटॉन्स हो चुके होंगे, हमारे पास आ चुके होंगे जो कि हॉरिजेंटली अलाइंड होंगे और वो 90 के यानी आखिरी जो हमारा फिल्टर है, हॉरिजेंटल फिल्टर है, उसमें से गुजर जाएंगे और हमें रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। हमने एक एडिशनल मेजरमेंट ली।
इस एक्सपेरिमेंट को अब मैं ज़रा बड़े लेवल पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी बेसिस पे ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, एक का नाम है एलिस और एक का नाम है बॉब। इन दोनों के पास अपने अपने पोलराइजर फिल्म्स मौजूद हैं। उनकी पोलराइजेशन चेंज होती रहती है, तो जहाँ पर आपको वर्टिकल एरो नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि वो वर्टिकली पोलराइज्ड है, और जहाँ पर आपको अपनी तरफ एरो नज़र आएगा तो वो हॉरिजेंटली पोलराइज्ड है, और जहाँ पर आपको एरो मूव करता हुआ नज़र आएगा इसका मतलब ये है कि उनकी पोलराइजेशन वेरिएबल है, चेंज हो रही है। बीच में एक सोर्स है, एंटेंगल्ड फोटोन प्रोड्यूस होते हैं इस सोर्स में से। तो इस सोर्स में से एक अगर वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो दूसरा लामहला वर्टिकल का ऑपोजिट यानी हॉरिजेंटली पोलराइज्ड फोटोन निकलेगा, क्योंकि हमने याद है ना दो बॉल्स को कहा था, एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगी। इसी तरीके से फोटोन की पोलराइजेशन ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि हम लॉस को इंटैक्ट रखें। मेरे पास यहाँ पर दो फिल्टर्स हैं, एक तरफ दोनों तरफ हमने फिल्टर लगा दिए वर्टिकल, और उसके बाद फोटोन प्रोड्यूस हुए। अब एक वर्टिकल फोटोन एक वर्टिकल फिल्टर की तरफ तो आएगा, तो कोई एक ना एक इन दोनों में से कहेगा कि उसे फोटोन मिला है, और एक दूसरा कहेगा कि उसे फोटोन नहीं मिला। तो इन दोनों का डिसएग्रीमेंट होगा इस स्टेटस में। अब इन्होंने अपनी फिल्म्स को रोटेट करना शुरू कर दिया रैंडमली। जब इन्होंने रैंडमली अपनी फिल्म को रोटेट करना शुरू कर दिया तो मुख्तलिफ फोटोन्स आ रहे हैं, इनका एग्रीमेंट हो रहा है और कभी इनका डिसएग्रीमेंट हो रहा है। हम इस चीज़ को प्लॉट करना चाह रहे हैं, और प्लॉट किस तरीके से करना चाह रहे हैं, हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बीच में प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिखा रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त इस कंडीशन में दोनों फिल्म एंटी अलाइंड है, यानी एक वर्टिकल है और दूसरी हॉरिजेंटल है, और बीच में हमारे पास फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। फोटोन जब प्रोड्यूस होंगे और इस तरफ आएंगे, तो अगर वर्टिकल की तरफ वर्टिकल आ गया और हॉरिजेंटल की तरफ हॉरिजेंटल आ गया तो दोनों कहेंगे यस हमें फोटोन मिल गया। लेकिन अगर रिवर्स में आ गए तो दोनों एक वक्त में कहेंगे कि नो हमें फोटोन नहीं मिला। तो दोनों का हमेशा एग्रीमेंट होगा, दोनों एग्रीमेंट में रहेंगे कि फोटोन आया है, या इस एग्रीमेंट में भी रहेंगे कि फोटोन नहीं आया। लेकिन हम इनकी अलाइनमेंट को अब चेंज कर देते हैं, और हम अलाइनमेंट जो हमने बीच में 90 की अलाइनमेंट की थी, यानी इनको एंटी अलाइन किया था, अब हम इनको अलाइन करने जा रहे हैं, तो आपको एंगल 0 होता हुआ नजर आएगा। इस कंडीशन में जब फोटोन दोनों तरफ ट्रेवल करेंगे तो दोनों ऑब्जर्वर डिसएग्रीमेंट में होंगे। एक को लगेगा कि फोटोन आया है और दूसरा कहेगा कि फोटोन नहीं है। आपको एनिमेशन से साफ पता चल रहा है। और अगर दूसरा कहेगा फोटोन आया है तो दूसरा कहेगा, पहला कहेगा कि फोटोन नहीं आया, और हम इस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को प्लॉट करना शुरू कर देंगे। साइंसदानों का ये मानना था कि अगर हमारी ज़मीन और हमारी कायनात रियल है, लोकली रियल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आना चाहिए, और उनका ख्याल था कि आएगा भी ऐसा। लेकिन जब जॉन क्लॉजर ने 1972 में अपना रिसर्च पेपर लिखा तो उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एक एस कर्व आएगा। जब प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, जो कि एक बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट है और मैंने बड़ा सिंपल करके आपको बताया, तो हमारे पास ऐसा कर्व आया। आप देख रहे हैं कि एस कर्व हमारे पास आया, जो कि बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि जॉन क्लॉजर ने अपने रिसर्च पेपर में बताया। इसका मतलब यह है कि हमारी कायनात लोकली रियल नहीं है, हमारी कायनात डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। हम कायनात को जिस तरीके से देखते हैं, जो रियलिटी को बयान करते हैं, उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आइंस्टाइन का डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स अब फेल हो रहा है, और क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता अब परवान चढ़ रहा है। इस डिस्कवरी की बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं। हम इसे, यानी इंटेंगलमेंट की अगर हम बात करें, तो हम इसे क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेनली क्वांटम कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल हों और वो क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत आगे निकल जाएं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में भी इस फिनोमिना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा फ्यूचर में, और अभी भी किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि एक चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम इस वीडियो से ये ना समझ बैठें कि कहीं इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है।
ऐसा आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर दो रैंडमनेस हैं। एक सोर्स की रैंडमनेस, यानी रैंडमली फोटोन जनरेट हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा फोटोन किस वक्त जनरेट होगा, उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस है। और दूसरी तरफ जो ऑब्जर्वर हैं उनकी पोलराइजेशन की भी रैंडमनेस है। आपने देखा था कि पोलराइजेशन मूव कर रही थी, अलाइनमेंट मूव कर रही थी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। और इन दो रैंडमनेस की वजह से हम इंफॉर्मेशन इन कैरियर्स पर एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते और ना ही उसे इनकोड और डिकोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। इस वजह से इंफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए या ट्रांसमिशन के लिए इस फिनोमिना को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्पीड ऑफ लाइट अपनी जगह इंटैक्ट है। तो एक तरफ तो हमने आइंस्टाइन की डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को निगेट किया, उसकी तरदीद की, तो दूसरी तरफ हमने आइंस्टाइन की स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को बरकरार रखा। और इस फिनोमेना में भी हमने बताया कि आइंस्टाइन की वो लिमिट अभी भी एग्जिस्ट करती है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसे एक्सीड कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंस्टाइन एक तरफ तो उदास होंगे और दूसरी तरफ शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे, तो इसका भी हमें वेव फंक्शन बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त वो कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें आइंस्टाइन हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।